एक समय की बात है, एक राज्य का राजा बेहद घमंडी और मूर्ख था। उसे लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है। अपने दरबार में वह अक्सर अपने मंत्रियों और दरबारियों से अजीब-अजीब सवाल पूछता और जब वे जवाब नहीं दे पाते तो उनका मजाक उड़ाता। लेकिन उसके राज्य में एक व्यक्ति था जो उससे भी ज्यादा मशहूर था, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां उनके मजेदार और चतुर जवाबों के लिए जानी जाती थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न वह मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाकर उसकी बुद्धिमानी का परीक्षण करे और शायद उसका भी मजाक उड़ा सके। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। पहला सवाल। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुल्ला, बताओ, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं। मुल्ला ने बिना समय बर्बाद किए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सिर पर जितने बाल हैं उतने ही आपके राज्य में ऊँटों के बाल हैं। बस किसी को भेजकर ऊँटों के बाल गिनवा लीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। दरबारियों में ठहाका गूंज उठा। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल। राजा ने एक और सवाल सोचा और बोला, मुल्ला, बताओ, संसार का केंद्र कहाँ है। मुल्ला ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हुए कहा, यहीं पर, महाराज। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नाप सकते हैं। राजा कुछ जवाब नहीं दे सका और चुप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचता रहा कि ऐसा कौन सा सवाल पूछे जिससे मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि को मात दे सके। तीसरा सवाल। कुछ सोचने के बाद राजा ने एक तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर मैं तुम्हें एक ऊंट और एक गधा दूं और तुमसे कहूं कि तुम इनमें से एक को चुनो तो तुम क्या चुनोगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं गधा चुनूंगा, क्योंकि मैं किसी ऊंट को अपनी बुद्धिमानी साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहता। राजा ने यह सुनते ही महसूस किया कि मुल्ला ने उसे मूर्खता से बाहर निकलने की सलाह दी है, लेकिन अपने मजाकिया ढंग में। चौथा सवाल। राजा ने अपना संयम खोते हुए पूछा, मुल्ला, अगर तुम इतने चतुर हो तो मुझे यह बताओ कि मेरे लिए कौन सा काम सबसे कठिन है। मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, आपके लिए सबसे कठिन काम सच्चाई को स्वीकार करना और विनम्रता से पेश आना है। राजा के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसने महसूस किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन के चुटीले जवाब ही उसकी मूर्खता को उजागर कर रहे थे। अंततः राजा का बदला। इन सभी सवाल जवाबों के बाद राजा को एहसास हुआ कि उसकी मूर्खता को सभी दरबारियों के सामने उजागर किया गया है। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी घमंड और अज्ञानता ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए दरबार से निकल गए, लेकिन उनकी बातों ने राजा को एक नई दिशा दे दी। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया और एक समझदार और न्यायप्रिय शासक बनने की कोशिश की। इस कहानी से सीख। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमानी केवल दिखावे या ताकत में नहीं है, बल्कि अपने अंदर सुधार लाने और सही बातों को अपनाने में है। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हर किसी को कुछ न कुछ सिखा जाती हैं। उनकी बुद्धिमानी और हास्य भरी बातें जीवन की गहरी समझ देती हैं। उनकी दोस्ती और अनुभवों से भरी एक ऐसी ही कहानी है जो उनकी चतुराई और मजाकिया अंदाज को दर्शाती है। कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन और दोस्त की यात्रा। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त के साथ यात्रा पर निकले। दोनों के पास एक गधा था जिस पर उन्होंने अपने सामान रखा था। सफर लंबा था,
इसलिए दोनों रास्ते में आराम करने के लिए रुकते थे। पहला दिन गधा बेचने का विचार। पहले दिन जब वे एक गांव से गुजरे तो दोस्त ने मुल्ला से कहा, नसीरुद्दीन, क्यों न हम गधे को बेच दें? इससे हमें अच्छा पैसा मिलेगा और हम आराम से सफर कर सकेंगे। नसीरुद्दीन ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें इसके बदले क्या मिलता है। दोनों ने गधे को बेच दिया और पैसे लेकर एक सराय में रात बिताने का सोचा। मगर जब पैसा खर्च हो गया तो उन्हें समझ में आया कि गधे को बेचकर उन्होंने यात्रा और कठिन बना दी थी। दूसरा दिन गधा वापस खरीदने का विचार। अगले दिन दोनों ने सोचा कि अब उन्हें फिर से गधा खरीद लेना चाहिए ताकि सफर आसान हो जाए। दोनों ने बचे हुए पैसों से गधा खरीदा, लेकिन इस बार गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। एक व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों तो गधे से भी बड़े गधे हो, पहले बेच दिया फिर खरीद लिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भैया, यह सब हमारी योजना का हिस्सा है। हम तो बस देख रहे थे कि इस गधे के बिना जीवन कैसे चलता है। अब हम समझ गए कि गधा हमारे साथ होना ही बेहतर है। तीसरा दिन गधे की पीठ पर बैठने का झगड़ा। अब दोनों के पास गधा था, लेकिन सवाल यह था कि गधे की पीठ पर कौन बैठे। दोस्त ने कहा, मैं बैठता हूं क्योंकि मुझे कमर दर्द है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर तुम बैठोगे तो मैं क्या करूंगा? चलो हम बारी बारी बैठते हैं। इस तरह दोनों ने मिल बांट कर सफर किया, लेकिन फिर भी दोनों में कभी कभी बैठने को लेकर झगड़ा होता। चौथा दिन गधा खो गया। एक सुबह जब दोनों सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका गधा गायब है। मुल्ला के दोस्त ने गुस्से में कहा, देखा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे गधा बेचने की सलाह न दी होती तो यह सब न होता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, चिंता मत करो, गधा हमारी सीख के लिए था। हमने गधे से सीखा है कि कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ी होती हैं और उनकी कदर करनी चाहिए। हमें अपनी यात्रा खुद पूरी करनी होगी। पांचवां दिन गधे का सबक। दोनों ने अपनी यात्रा बिना गधे के पूरी की और हर दिन अपने अनुभवों से सीखते गए। आखिर में उनके दोस्त ने मुल्ला से कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरा अर्थ छिपा रहता है। तुम्हारे साथ इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि चीजें हो या न हो, हमें अपने हालात का सामना करना सीखना चाहिए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बस यही तो जिंदगी है दोस्त, हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है। कभी गधे से, कभी सफर से और कभी अपनों से। अंत। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास समस्याओं को हल करने का अलग ही तरीका था। उन्होंने अपने दोस्त को यह सिखाया कि जीवन में चीजें स्थायी नहीं होती, परंतु हमारी समझ और हमारे रिश्ते हमेशा हमारे साथ होते हैं। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को एक पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने दरबार में बुलाया। यह राजा बहुत ही घमंडी और मूर्ख था और उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन बुद्धिमान हैं और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से उसने उन्हें बुलाया था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें चिढ़ाने के लिए अजीब-अजीब सवाल पूछने का मन बनाया। पहला सवाल, अनोखा तोहफा। राजा ने अपनी गद्दी पर बैठे बैठे पूछा, मुल्ला, मुझे ऐसा तोहफा दो जो दुनिया में किसी के पास न हो। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और अपनी जेब से एक पुरानी टोपी निकाली। उसे राजा के सामने बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, महाराज, यह टोपी मेरे पास वर्षों से है। इसे पहनकर मैंने कई लोगों को हंसाया और कईयों को सिखाया। यह कोई साधारण टोपी नहीं है। इसे पहनो तो आप दुनिया में सबसे बुद्धिमान लगोगे। राजा ने टोपी पहन ली, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया।
दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा को कुछ महसूस नहीं हुआ। मुला ने सोचा कि राजा अपनी मूर्खता समझ ही नहीं रहा। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा राज। राजा ने आगे पूछा, मुला, यह बताओ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा राज क्या है। मुला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा राज यही है कि कोई भी अपने आप को मूर्ख मानता नहीं है। हर कोई खुद को बुद्धिमान समझता है, चाहे वह हो या न हो। राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे यह बात बहुत चुभ गई थी, लेकिन उसने इसे समझने की कोशिश की। तीसरा सवाल, आसमान का आकार। राजा ने गुस्से में पूछा, अच्छा, अब यह बताओ कि आसमान का आकार क्या है। मुला ने दरबार की छत की ओर देखा और फिर बोला, महाराज, यह तो आपकी नजर पर निर्भर करता है। यदि आप छोटे दिल के हैं तो आसमान छोटा लगेगा। यदि आपका दिल बड़ा है तो आसमान भी विशाल लगेगा। राजा को फिर से मुला का उत्तर समझ में नहीं आया, लेकिन दरबारी हंस पड़े। अब राजा थोड़ा झेंप गया था और उसने तय किया कि वह मुला की परीक्षा एक कठिन सवाल से लेगा। चौथा सवाल, न्याय क्या है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, अच्छा मुला, यह बताओ कि न्याय क्या है। मुला ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, न्याय वही है जो सच्चाई को सरलता से सामने लाए। लेकिन जब राजा स्वयं समझ से कोसों दूर हो तो न्याय अपने आप से ही दूर हो जाता है। अब राजा पूरी तरह से चिढ़ गया, क्योंकि मुला का हर उत्तर उसे उसकी मूर्खता का एहसास करा रहा था। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने आखिरी सवाल पूछा। अंतिम सवाल, राजा सबसे बड़ा या मूर्ख। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा मुला, यह बताओ कि राजा सबसे बड़ा है या मूर्ख। मुला ने बिना झिझके उत्तर दिया, महाराज, यह सब राजा पर निर्भर करता है। जो राजा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो सिर्फ अपने घमंड में खोया रहता है और अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाता वह मूर्ख ही कहलाता है। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दरबार के सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे और राजा को खुद की मूर्खता का एहसास हुआ। उसे अब समझ में आ गया था कि बुद्धिमानी का अर्थ खुद की तारीफ करने में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में है। अंत। इस तरह मुला नसीरुद्दीन ने अपने मजाकिया और समझदार उत्तरों से राजा को उसकी मूर्खता का एहसास कराया। राजा ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में समझदारी से राज करेगा। मुला नसीरुद्दीन ने राजा को समझाया कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य का भला सोचता है, न कि केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी केवल डिग्रियों या पद से नहीं आती, बल्कि सही सोच और समझ से आती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन के पास एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा अपने ज्ञान और उपलब्धियों का बखान करता रहता था। वह हर बात में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। एक दिन उस दोस्त ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, तुम तो बस हंसी मजाक करते रहते हो। मैं देखता हूं कि तुम में कोई गंभीरता नहीं है। असली ज्ञान तो मेरे पास है। मेरे जैसे विद्वान दोस्त से तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए दोस्त की बात सुनी और शांत स्वभाव से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अधिक ज्ञानी हो तो क्यों न हम एक यात्रा पर चलें। हम साथ चलेंगे और इस यात्रा में तुम अपना ज्ञान मुझे दिखा सकते हो। यात्रा की शुरुआत। दोनों दोस्तों ने सफर शुरू किया और रास्ते में एक घना जंगल आया। जंगल में घुसते ही शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। नसीरुद्दीन के दोस्त को जंगल में जाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह दिखावा करता रहा कि उसे सब कुछ पता है।
कुछ ही देर में दोनों रास्ता भटक गए और अंधेरे में चारों ओर जंगल की आवाजें आने लगी। दोस्त डर के मारे कांपने लगा और उसने नसीरुद्दीन से कहा, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने खतरनाक जानवर होंगे। अब क्या करें? नसीरुद्दीन ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, इस जंगल में कुछ जानवर होते हैं, लेकिन वे तभी हमला करते हैं जब हम डर दिखाते हैं। हमें बस शांत रहना होगा। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को समझाया कि कैसे जंगल में रहते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारने का फैसला किया ताकि वे सुरक्षित रह सकें। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त की सुरक्षा का भी ध्यान रखा और पूरी रात उसे हिम्मत देते रहे। भोजन का इंतजाम। अगले दिन सुबह होते ही दोनों को भूख लगी। नसीरुद्दीन ने पास के झरने से पानी लाने का सुझाव दिया और जंगली फलों की तलाश करने लगे। नसीरुद्दीन के पास जंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिससे उन्होंने खाने के लिए सुरक्षित फल ढूंढे। उनका दोस्त बस हैरानी से देखता रहा कि नसीरुद्दीन कैसे इतने आत्मविश्वास और समझदारी से जंगल में रह रहे हैं, जबकि खुद उसने कभी यह नहीं सोचा था कि साधारण ज्ञान और समझदारी भी इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जंगल से बाहर निकलना। अगले कुछ दिनों तक दोनों जंगल में यात्रा करते रहे और नसीरुद्दीन अपने दोस्त की हर मुश्किल में मदद करता रहा। अंततः नसीरुद्दीन ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दूर देखा और गांव की दिशा का अनुमान लगाया। उन्होंने उस दिशा में चलना शुरू किया और कुछ ही समय में दोनों जंगल से बाहर निकल गए। नसीरुद्दीन का दोस्त उनकी इस समझदारी और चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। सीख। गांव लौटने के बाद नसीरुद्दीन के दोस्त ने सिर झुकाकर कहा, नसीरुद्दीन, मैं मानता हूं कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। तुम्हारी समझदारी और सरलता ने इस यात्रा को संभव बनाया। मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि असली बुद्धिमानी साधारण बातों में होती है। नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, असली ज्ञान वह है जो हमें समय पर सही निर्णय लेने में मदद करे। ज्ञान का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अंत। इस यात्रा के बाद नसीरुद्दीन का दोस्त समझ गया कि ज्ञान का बखान करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि असली बड़पन तब है जब हम अपने ज्ञान का सही जगह पर उपयोग करें। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कई मशहूर कहानियां हैं जो उनकी समझदारी, चतुराई और हास्य को दर्शाती हैं। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है मुल्ला नसीरुद्दीन और गधे का सफर। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। उनके साथ उनका प्यारा गधा भी था, जिसे वे बहुत पसंद करते थे। मुल्ला के सफर के दौरान उनके और उनके गधे के बीच कई मजेदार घटनाएं घटीं, जिनसे लोगों को सीख और हंसी दोनों मिली। पहला पड़ाव, मुल्ला गधे पर सवार। सफर की शुरुआत में मुल्ला गधे पर सवार होकर जा रहे थे और गधा आराम से उन्हें लेकर चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले जो मुल्ला को देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, देखो कितना निर्दयी इंसान है। खुद गधे पर आराम से बैठा है और बेचारा गधा इतनी मेहनत कर रहा है। इसे थोड़ा दया करनी चाहिए। मुल्ला ने यह सुनकर सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने गधे से उतरकर खुद पैदल चलना शुरू कर दिया और गधे को खाली छोड़ दिया। दूसरा पड़ाव, मुल्ला पैदल और गधा खाली। मुल्ला पैदल चलने लगे और गधा खाली चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में कुछ और लोग मिले। वे कहने लगे, अरे यह कैसा आदमी है, खुद पैदल चल रहा है और गधा खाली चल रहा है। अगर गधा है तो उस पर बैठना चाहिए। इसमें क्या समझदारी है कि खुद पैदल चल रहे हैं? मुल्ला ने सोचा कि उनकी बात भी सही है।
इस बार मुल्ला ने सोचा कि दोनों गधे पर बैठ जाते हैं ताकि कोई और उन्हें न टोके। तीसरा पड़ाव, दोनों गधे पर सवार। मुल्ला और गधा दोनों इस बार गधे पर चढ़ गए और चलने लगे। थोड़ी दूर पर फिर कुछ लोग मिले जो उन्हें देखते ही कहने लगे, देखो ये कितने निर्दयी लोग हैं। बेचारे गधे पर दोनों ही सवार हो गए हैं। यह गधा कितना थक गया होगा, इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। मुल्ला ने फिर सोचा कि उनकी बात भी शायद सही है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे और गधा दोनों पैदल चलेंगे। चौथा पड़ाव, दोनों पैदल। अब मुल्ला और गधा दोनों पैदल चलने लगे। कुछ ही दूर चले होंगे कि कुछ और लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले, यह तो अजीब आदमी है। गधा होते हुए भी खुद पैदल चल रहा है और गधे को भी पैदल चला रहा है। इसे थोड़ी भी समझ नहीं है। मुल्ला अब इस सब से थक गए थे। उन्होंने अपने गधे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमें सबको खुश करने का कोई तरीका नहीं है। कोई न कोई हमेशा हमारी आलोचना करेगा। निष्कर्ष, मुल्ला नसीरुद्दीन ने आखिर में अपने गधे को वैसे ही चलने दिया जैसा वह चाहता था। उन्होंने इस पूरे सफर से यह सीखा कि दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। लोग चाहे आप जो भी करें, कुछ न कुछ कहेंगे ही। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप वही करें जो आपके लिए सही हो। इस कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। लोग हर स्थिति में आपकी आलोचना कर सकते हैं, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे अनुसार उचित हो। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कई मजेदार कहानियां हैं। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जवाब दिया, जो उनकी सरलता, बुद्धिमानी और हास्य को बखूबी दर्शाती है। लेकिन आपकी बात मान लेता हूँ और गधे थोड़ा आराम दे देता हूँ। मुल्ला ने गधे का भार अपने ऊपर ले लिया और गधा बिना शहर के बाजार में कुछ सामान लेने जा रहे थे। जब वे कुछ आगे पहुँचे तो उनका गधा बहुत प्यारा उन्हें समझदार था, पर कभी-कभी थोड़ा जिद्दी भी हो जाता था। ये क्या माजरा है? रास्ते में मुल्ला का गधा तो पड़ोसी उनसे मिलने आया और बोला, उसके बोझ को उठाए हुए गधे का नाम क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका नाम है गधा। क्या नाम जो कहते हैं वह सुनकर यह नाम इसके लिए सबसे सही है। रास्ते में उन्हें पड़ोसी हंसते हुए चला गया। मुल्ला साहब, थोड़ी दूर और जाने के बाद एक और आदमी ने उनसे कहा, मुल्ला साहब, आपके गधे पर इतना भार क्यों लादा है? ये भी सही है, और वह तो बहुत कमजोर लग रहा है। गधा भार के साथ चलने लगा। मुल्ला ने कहा, अरे भाई, जब वे बाजार के पास पहुंचे तो कुछ और लोग उन्हें देखकर कहने लगे, मुल्ला ने कितना निर्दयी हो, क्षमता के अनुसार ही खुद आराम से बैठे हो और गधे को चलने दे रहे हो। फिर रास्ते में एक और व्यक्ति ने मुल्ला से देखा कि कोई भी उनकी किसी भी बात से इतना खुश नहीं हो रहा है। तब उसे थोड़ी देर आराम करने देते हुए कहा, चलो आज हमने दुनिया को खुश करने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ, तो अब अपने ढंग से चलते हैं। मुल्ला ने गधे पर बैठकर बाजार का अपना काम निपटाया और वापस घर आ गए। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश है कि आप चाहे किसी भी तरह का कार्य कर लें, हर किसी को खुश करना असंभव है। इसलिए अपने विवेक से काम करना ही सबसे सही है। कहानी 7। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन और एक भिखारी के बीच एक अनोखे संवाद पर आधारित है, जिसमें मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हास्य से भरे अंदाज से भिखारी को अनमोल शिक्षा देते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन और भिखारी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था और राहगीरों से पैसे मांग रहा था। वह भिखारी काफी परेशान और उदास लग रहा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसने भूखे पेट का हाल बताते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से भी मदद मांगी।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने भिखारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें किस बात की कमी है? देखो, तुम्हारे पास यह जमीन है, ऊपर आसमान है, और ईश्वर ने तुम्हें यह जिंदगी दी है। फिर क्यों तुम लोगों से मदद मांग रहे हो? भिखारी ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, मुल्ला साहब, ये सब तो ठीक है, पर मैं गरीब हूँ। पेट पालने के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मुल्ला ने कुछ सोचा और फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। वह सिक्का भिखारी के हाथ में रखते हुए बोले, यह लो, इसे संभाल कर रखना। इससे तुम हर दिन धनवान बन सकते हो। भिखारी ने चौंक कर पूछा, कैसे मुल्ला साहब? एक सिक्के से मैं हर दिन अमीर कैसे बन सकता हूँ? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए समझाया, इस सिक्के का उपयोग करने की बजाय तुम इसे हमेशा अपने पास रखना और हर दिन कुछ मेहनत करके कमाने की कोशिश करना। जब तुम किसी काम से खुद कमाई करोगे तो यह सिक्का तुम्हारे लिए एक यादगार साबित होगा कि तुमने आज कुछ मेहनत की है। भिखारी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मेहनत से मैं कितना कमा पाऊंगा? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी ताकत बढ़ाएगी। पहले दिन थोड़ा कमाओगे, फिर अगले दिन और ज्यादा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यह सिक्का तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे पास ताकत है और अपने बल पर कमाने की शक्ति है। भिखारी को मुल्ला की बातें समझ में आईं। उसने सिक्का संभाल कर रखा और अगले दिन से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम करके खुद कमाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। कई महीने बाद वह भिखारी एक दिन फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला। उसने मुल्ला को प्रणाम करते हुए कहा, मुल्ला साहब, आपके दिए उस एक सिक्के ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मेहनत से कमा रहा हूँ और सम्मान के साथ जीवन जी रहा हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली दौलत है। दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम अपनी मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी करें। तुमने सही रास्ता अपनाया और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को संवार लिया। यही सच्ची अमीरी है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने भिखारी को केवल एक सिक्का देकर नहीं, बल्कि उसे एक अमूल्य जीवन का पाठ सिखाया। कहानी 8। नसीरुद्दीन और भिखारी की कहानी। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में एक भिखारी को देखकर रुके। वह भिखारी हमेशा उसी जगह पर उत्सुकता से पूछा, क्या काम है? उसकी दशा देखकर लोगों को नसीरुद्दीन ने कहा, तुम गांव के लोगों से कह दो कि तुमने एक जादुई बर्तन बनाने के लिए कुछ, जो हर बार भिक्षा मांगने पर सोचा कि वह उस भिखारी की मदद करेंगे। भिखारी थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम विश्वास दिला पाओ तो सब कुछ संभव है। भिखारी ने कातर आवाज में कहा, चलो हम एक नाटक करते हैं। काम नहीं मिलता। नाटक का आयोजन लोगों की दया पर जीना पड़ता है। नसीरुद्दीन और भिखारी ने एक योजना बनाई। ने सोचा कि यदि वह गांव में गए काम दिला भी को बुलाया तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। नसीरुद्दीन ने लोगों से कहा, यह भिखारी से जादुई बर्तन के मालिक कर सकते हो? अगर तुम इसे थोड़ी भिक्षा दोगे तो यह तुम्हें सोने के सिक्के देगा। नसीरुद्दीन लोग पहले तो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन नसीरुद्दीन ने उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने भिखारी से कहा, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने भिखारी को एक चुटकी में बर्तन में कुछ डालने का इशारा किया, जिससे तुम्हें रोजाना जादू का प्रदर्शन मिलेंगे। भिखारी ने बर्तन में कुछ पैसे डालकर सबके सामने रखा। अचानक उस बर्तन से सोने के सिक्के निकलने लगे। गांव के लोग हैरान रह गए और उन्होंने भिखारी को खूब दान दिया। भिखारी अब दिन प्रतिदिन अमीर होता गया। उसने अपनी स्थिति को सुधार लिया और नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया। सच्चाई का खुलासा। कुछ समय बाद गांव के एक व्यापारी ने नसीरुद्दीन से पूछा, क्या यह सच है कि भिखारी के पास जादुई बर्तन है?
नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन असली जादू तो उसकी मेहनत और समर्पण में है। वह खुद ही अपनी किस्मत बदल रहा है। वह व्यापारी सोच में पड़ गया। नसीरुद्दीन ने उसे समझाया, कभी कभी किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने में मदद करें, न कि हमेशा उन पर दया दिखाकर। अंत इस घटना ने भिखारी को न केवल अमीर बनाया, बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बना दिया। वह अब नसीरुद्दीन की बातें सुनकर सीखता था और दूसरों की मदद करने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उन्हें सिर्फ भिक्षा देने के बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करनी चाहिए। कहानी 9। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बुद्धिमानी और हास्य का कोई मुकाबला नहीं था। लोग उन्हें अपने समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा बुलाते थे। एक दिन नसीरुद्दीन को गांव से दूर एक बड़े शहर में जाने का मौका मिला। उन्होंने सोचा कि यह एक नई यात्रा का समय है। शहर की ओर यात्रा। नसीरुद्दीन ने अपनी साइकिल उठाई और शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत दृश्य देखे। पहाड़, नदियां और हरे भरे खेत। उन्होंने सोचा, अगर मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है तो यह यात्रा सफल होगी। शहर में आगमन। जब नसीरुद्दीन शहर पहुंचे तो वहां की चकाचौंध ने उन्हें चौंका दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ और बाजार की रौनक ने उनके मन में उत्साह भर दिया। वह बाजार में घूमने लगे, जहां उन्हें हर तरफ लोग और सामान नजर आ रहे थे। पहली समस्या। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने बाग से फल बेच रहा था, लेकिन उसके पास ग्राहक नहीं थे। नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारे फल इतने अच्छे हैं, फिर लोग क्यों नहीं खरीद रहे? आदमी ने जवाब दिया, मेरे फल महंगे हैं, इसलिए कोई नहीं खरीदता। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इन फलों के बारे में थोड़ा कहानी सुनाओ तो लोग जरूर आएंगे। लोगों को कहानी सुनने में मजा आता है। आदमी ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी और फल बेचने के लिए कहानी सुनाना शुरू किया। जल्द ही लोग उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और फल बिकने लगे। दूसरी समस्या। फिर नसीरुद्दीन ने देखा कि एक महिला अपने कपड़े बेच रही थी, लेकिन उसके पास भी ग्राहक नहीं थे। नसीरुद्दीन ने पूछा, आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं, फिर लोग क्यों नहीं खरीद रहे? महिला ने कहा, मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, क्यों न तुम अपने कपड़ों की खासियत बताओ, जैसे ये कपड़े तुम्हें राजकुमारी जैसा महसूस कराएंगे। महिला ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी और अपने कपड़ों के बारे में उत्साह से बताने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और कपड़े बिकने लगे। तीसरी समस्या। आगे बढ़ते हुए नसीरुद्दीन ने देखा कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास खिलौने नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, क्यों न तुम अपने दोस्तों से मिलकर एक नई खेल की कहानी बनाओ, जैसे एक राजकुमार और एक राक्षस की कहानी। बच्चा और उसके दोस्त उत्साह से कहानी बनाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। नसीरुद्दीन ने देखा कि बच्चे अब खुश हैं और खेल में मजा कर रहे हैं। अंत में शाम होते ही नसीरुद्दीन ने देखा कि वह शहर में न केवल लोगों की मदद कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है। वह सोचते हैं, कहानी और संवाद में कितनी ताकत होती है। वापस लौटते समय नसीरुद्दीन ने महसूस किया कि एक साधारण सलाह से कितनी बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। सीख।
इस यात्रा ने नसीरुद्दीन को सिखाया कि हर समस्या का समाधान संवाद और समझदारी में होता है। और जब हम अपने विचारों को साझा करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। यही थी नसीरुद्दीन की बड़ी कहानी, जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और चतुराई से कई लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरी। कहानी 10। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में नसीरुद्दीन नामक एक बुद्धिमान और हास्यपूर्ण व्यक्ति रहते थे। उनकी चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन राज्य के बादशाह ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और उसने अपने दरबार में सभी बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया। उसने यह भी घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बादशाह की चुनौती। उत्सव के दिन सभी विद्वान और ज्ञानी लोग दरबार में इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, जो भी सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे मैं अपनी अमूल्य रत्नों की एक पोटली दूंगा। सब लोग अपने अपने तरीके से कहानियां सुनाने लगे। कुछ ने महान योद्धाओं की गाथाएं सुनाई, कुछ ने प्रेम की कहानियां सुनाई और कुछ ने हास्यप्रद किस्से सुनाए। लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं थे। नसीरुद्दीन की एंट्री। तभी नसीरुद्दीन दरबार में आए। उन्होंने देखा कि सभी लोग अपनी कहानियों में लगे हुए हैं। नसीरुद्दीन ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, क्या मैं अपनी कहानी सुनाने की अनुमति ले सकता हूं? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नसीरुद्दीन, हमें तुम्हारी कहानी सुनने में खुशी होगी। कहानी का आरंभ। नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी था जो बहुत ही आलसी था। वह कभी भी काम नहीं करना चाहता था। उसने तय किया कि वह मेहनत करने के बजाय भाग्य का इंतजार करेगा। एक दिन उसे सपने में एक भूत मिला। भूत ने कहा, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन भूत जी, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। भूत हंसते हुए बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सभी लोग हंस पड़े और नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी जारी रखी। उन्होंने बताया कि कैसे आलसी आदमी को उसके आलस्य के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोड़। फिर नसीरुद्दीन ने कहा, एक दिन आलसी आदमी ने सोचा कि वह एक जादुई पेड़ के नीचे बैठेगा और अपने भाग्य का इंतजार करेगा। लेकिन जब वह वहां गया तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे कोई भी फल नहीं था। उसने सोचा, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। सभी लोग नसीरुद्दीन की बातों में खो गए थे। राजा भी ध्यान से सुन रहे थे। कहानी का अंत। आखिरकार नसीरुद्दीन ने कहा, आलसी आदमी ने समझ लिया कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वह फिर से मेहनत करने लगा और धीरे धीरे अपने जीवन में खुशियां लाने लगा। राजा ने नसीरुद्दीन की कहानी को सुनकर कहा, यह तो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। पुरस्कार। बादशाह ने नसीरुद्दीन को इनाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी ने न केवल हमें हंसाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तुम सच्चे विजेता हो। इस तरह नसीरुद्दीन ने न केवल पुरस्कार जीता बल्कि सभी को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान और हास्य का मेल कभी कभी सबसे प्रभावशाली होता है। अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और कभी कभी एक साधारण कहानी में भी गहरा संदेश छिपा होता है। नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य हमेशा लोगों को हंसाने और सोचने पर मजबूर करने में सक्षम थी।